सो हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने पार्ट 2 भी कवर कर लिया है, पार्ट 1 भी कवर कर लिया है और आप एक नेक व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति की तरह पार्ट 3 में भी आ गए हैं। हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र पर रोका था, है ना। पार्ट 2 का देखो, इंडियन ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है तो उसको फटाफट निपटा दो। ऐसा नहीं कि तुम उसको छोड़ देना राम भरोसे, ठीक है। लास्ट पार्ट 5 आएगा तो उसके बाद फिर ख़त्म है। अब तुम कहोगे तो हम शायद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करें या कहो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करें। आप मुझे कमेंट बताना हमें शुरू क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो आज फटाफट पॉलिटी कर लेते हैं। मेरा कहना है ना कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी पीवाईक्यू हो जाएगा ना उतना जल्दी तुम्हारा बोझ उतर जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और मुझे कमेंट में बताना तुम्हें कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। भारतीय संघ के निम्न राज्यों के सृजन तथा उनके पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का कालक्रम सही क्या है। देखो एक तुम याद रखोगे ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आम आम गुनाहों से ही मात्र, इतना याद कर लो। वैसे इतना बहुत लंबा जाने की जरूरत भी नहीं। हाँ देखो, तो आ से हो गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश, हाँ। माँ से हो गया महाराष्ट्र, गु से है गुजरात, ना से है नागालैंड, हा से है हरियाणा, हाँ। और ही से है तुम्हारा भी आगे और आएगा ना, हिमाचल करके कुछ है शायद, तो वही है। तो आम गुनाहों याद रखो, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। तो तुम आम गुनाहों याद रखोगे ना। आई एम सो सॉरी। तो आम गुनाहों याद रखो तुम, तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है, क्योंकि याद देखो याद होते नहीं ये वाले कि कैसे क्या। पर अगर तुम इससे लगाते देखो आ मा, तो 1 और 3 पहले आएंगे। तो 1 और 3 आम गुनाहो, गु तो है नहीं इसमें, तो ना नागालैंड पहले आ गया और ही तो हाँ से तुम्हारा ये हो गया हरियाणा, ठीक है, गुनाहों से। चलो सेम हम सारे इसी तरह से कर लेंगे, ठीक है। और तो मैं इसकी फुल ट्रिक लिख ही देती हूँ एक बार टाइम लेना, क्योंकि एक बार याद कर लो ना तो देखो हमेशा क्वेश्चन आता है ये वाला। और ये वाला क्वेश्चन मेरे से तो गलत नहीं होता क्योंकि मुझे ये वाला ट्रिक याद हो चुका है। अब मैं इसी से हमेशा सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ, मेरे हो भी जाता है। बस एक सेकेंड, मुझे अपनी कॉपी खोलनी पड़ रही है क्योंकि मैंने उसमें लिख रखा था। क्योंकि देखो मैं तो उल जरूर याद कर सकती हूँ, पर आपको अगर बताना है मुझे तो फिर एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना इसको। हाँ देखो ऐसे क्रम आता है, आम गुनाहों ही में मात्र, तो मैंने सही बताया है। तो मैं सेम ही आतंकवादी करके कुछ याद किया था तो इस तरह से मैंने याद किया था, है ना। तो आता क्या है ये, तो पहले आंध्र प्रदेश आएगा तुम्हारा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। तो यहाँ तक तो तुम्हारा काम बन जाएगा, हरियाणा तक, हाँ। और फिर ये जो ही है, ही से तुम्हारा है हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। ही में तो ये मात्र से है तुम्हारा, मा से है तुम्हारा मेघालय, ठीक है। और फिर त्रा से है तुम्हारा त्रिपुरा, मात्र, है ना, त्रिपुरा। मात्र सेमी, मैं भी लिखता हूँ क्या। देखो तुम्हें लग रहा हो कैसे अजीब सी ट्रिक है, बट मुझे तो यार रट गई है ये वाली, तो मेरे क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। तो सेमी से तुम्हारा, सा से तुम्हारा सिक्किम, और मी से तुम्हारा मिजोरम। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, 1 मिनट, हाँ प्लीज़, आई एम सो सॉरी। वैसे यहाँ साफ साफ लिख दे रही हूँ, 1 मिनट। आम गुनाहों से ही मात्र सेमी आतंकवादी, हाँ ऐसा ही आतंकवादी में ऐसे ही लिखा है। इसकी आगे जो आगे राज्य है ना उनकी ट्रिक है। तो तुम इतना ही याद रखो, आम गुनाहों से ही मात्र सेमी, ठीक है। तो आ से तुम्हारा आंध्र प्रदेश, माँ से तुम्हारा महाराष्ट्र, गुनाहों से गुजरात, ना से नागालैंड, हा से हरियाणा, फिर ही से तुम्हारा हिमाचल प्रदेश, फिर माँ से तुम्हारा मेघालय था, त्रिपुरा, फिर सा से तुम्हारा सिक्किम, मी से मिजोरम, ठीक है। चलो सेम इसको भी ऐसे हम लगाएंगे आम गुनाहों करके, तो ये लग जाएगा। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था कब, तो 1960 में बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में 1 मई 1960 को पृथक किया गया था, ठीक है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता निम्नलिखित, जिनमें दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता नहीं, सिर्फ प्रभुता है, प्रभुसत्ता ही है, बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी। किस वर्ष हुआ था, तो 1974 में, 1974 में। क्योंकि अभी देखो ये इसलिए पूछा गया था ना क्योंकि ये उस टाइम करंट था, उस टाइम का समाज संशोधन पास हुआ था 2015 में, इसलिए उन्होंने पूछा था, अब नहीं पूछा जाएगा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, किससे, तो देखो जो राज्यों के संघ की संकल्पना है तो
ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है? हाँ है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ठीक है। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, वो भी ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सारे क्वेश्चन सही है, एक बार ये देख लेना क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ना रिपीट हो जाते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ कौन सा है? क्योंकि गणतंत्र का मतलब ये है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये नहीं कि आपका बच्चा हो गया तो वही प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वंशानुगत शासन नहीं है। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? एनसीआर को अगर हम छोड़ दें तो कितने हैं? तो प्रश्नकाल के समय तो 20 सही था, पर अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बढ़ घट गए हैं, क्योंकि तुम्हारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो सीन हो गया है। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो जो पहला राज्य बटा है वो है तुम्हारा बॉम्बे। अभी पीछे हम देख कर आया था ना कि बॉम्बे को 1 मई 1960 को विभाजित कर दिया गया था, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर आज कोई राज्य चाहे कि वो अलग होना चाहता है तो उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, आप अलग नहीं हो सकते हैं। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। जो एसके धर आयोग था, उन्होंने ये कहा कि जो आप भाषा को आधार बना रहे हैं, उन्होंने इसकी अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। उन्होंने बोला भाषा को आधार मत बनाइए, ठीक है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। अब यहाँ नहीं और सही में कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये सच है कि जो नेहरू थे वो सरदार पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने जब कमेटी बनाई तो ये लोग भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। वो तो जब तुम्हारा आंध्र प्रदेश में जिन्होंने अनशन किया और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो बनाया गया, नहीं तो ऐसा कुछ होता ना, ठीक है। आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख है राज्यों का संघ शब्द का, ठीक है। भारत संघ नहीं है और किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो डी, क्यों? क्योंकि भारत तो संघ है ना, नहीं क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 3 में कहा गया संसद को नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं आदि में परिवर्तन करने का हक है ना, वो कर सकते हैं, संसद कर सकती है। मतलब भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। अब देखो पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो आगे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासनिक राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। सभी राज्य संघ क्षेत्र राष्ट्रपति के। अच्छा, संघ राज्य क्षेत्र तो में अगर ऐसा लग रहा हो तो ये यूटीज की बात हो रही है। कभी कभी इंग्लिश इतनी क्लिष्ट हो जाती है ना, हिंदी, तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की बात हो रही है। तो जो ये इनका प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। यूटीज, मैं यहाँ पे यूटी बोल रही हूँ, राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासक और प्रशासनिक प्रशासित होते हैं। आर्टिकल 239 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि राष्ट्रपति को ठीक लगेगा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न यूटीज के प्रशासकों के नाम एक रूपता नहीं है, पद के नाम में एक रूपता नहीं है। कहाँ पे है? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी प्रशासक को उपराज्यपाल तथा सभी शेष में प्रशासक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन जो है वो संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा। एक जो राज्य है वो संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ऐसा संवैधानिक उपबंध नहीं है। आप किसी राज्य की सीमा घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके नाम में चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप ये चाह लें कि कोई राज्य है उसको यूटीज में शामिल कर सकेगा तो ऐसा नहीं है। देखो ये सब आप कर सकते हैं। मैं रोकूंगी, आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक। आर्टिकल 2 क्या कहता है? राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया उसमें, ठीक है। एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयकों को पारित होना अनिवार्य है। कौन से? साधारण बहुमत से। संसद में साधारण बहुमत से। आपको लगेगा कि यार नया राज्य सृजित कर रहे हैं, हो सकता है 2/3 बहुमत वगैरह चाहिए हो, बट नहीं, यहाँ पर साधारण बहुमत ही है। इस क्वेश्चन में हमेशा गलती होती है कि साधारण बहुमत या फिर 2/3 विशेष बहुमत, और साधारण है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से उपकरण हैं? तो राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। कौन कौन? राष्ट्रपति, संसद और जिस राज्य की बात हो रही है बनाने की उसका विधानमंडल। क्लियर है यहाँ तक? राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था भाषाई आधार पर? तो 1956 में किया गया था। पहला कब किया गया था? मैंने तो बताया था ना कि वो अनशन पे बैठ गए थे। तो 1 नवंबर 1956 को सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद फिर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग, देखो यहाँ पे भी देखो 3 सदस्यीय आयोग, पूछेंगे 7 सदस्यीय आयोग 11 सदस्यीय, तो नहीं, 3 सदस्यीय आयोग। और किसकी अध्यक्षता थी? फजल अली की अध्यक्षता थी। किसकी अध्यक्षता थी? फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, और ये 56 में तुम्हारा क्या हुआ था? पहला बना था आंध्र प्रदेश। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भारत के भाषाई राज्य गठित किया गया था। कौन? आंध्र प्रदेश, 1953 में। ठीक है, अभी यहाँ पे बता कर आए थे हम, फिर यहाँ पे भी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित कब किया गया था? तो मार्च 2014 में। मार्च 2014 में पुनर्गठन विधेयक जो था वो राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। अब ये नहीं आएगा क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था, अब ये नहीं आने वाला, इतना लोड मत लेना इसके लिए। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला कौन सा राज्य था? सह राज्य के रूप में, ना कि प्रथम राज्य जो पीछे बना आंध्र प्रदेश, मत मार के आना इसमें, ये सह राज्य की बात हो रही है। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रवेश करने वाला पहला जो राज्य था वो था हमारा सिक्किम। ठीक है, 35वें मतलब 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखो, सह राज्य के रूप में कब था? 35वें में। 36वें में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। अगेन कालानुक्रम में लगाओ तो आम गुनाहों से मिलाएंगे हम, आम गुनाहों से ही मात्र। तो आम से पहला तुम्हारा हो गया आंध्र प्रदेश, मा तो है नहीं, गु भी नहीं है, ना नागालैंड भी नहीं है, तो हाँ आ रहा है। तो एक के बाद कौन आएगा? 3, आम गुनाहों। ठीक है, फिर सेमी, तो तुम्हारा फिर ये आ गया। अभी देखो हिमाचल प्रदेश भी है, ही में मात्र सेमी आतंकवादी, तो 7 और फिर ये, तो 1 3 2 4। फिर से याद करा रही हूँ, आम गुनाहों ही में मात्र सेमी, इसको कहीं लिख लेना है ना, याद रह जाएगा। एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा, जैसे मुझे भी याद हो गया है। सेम वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे तक लगाना है। तो आम गुनाहों इसमें भी लगाएंगे, तो आम नहीं है तो म हटा दो, गु ना हो, गुजरात भी नहीं है तो ना तो है ना, तो ना हो, तो नागालैंड पहले लगाएंगे, ना हो, हा है, फिर हा में हरियाणा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और फिर आम गुनाहों से तुम्हारे ये आ जाएगा फिर मेघालय, सेमी याद वो था, आम गुनाहों ही में मेघालय मात्र, माँ से तुम्हारा मेघालय था, ता से त्रिपुरा था, ये त्रिपुरा था, सा से सिक्किम था, और मी से मिजोरम था। ठीक है, बहुत टफ है यार ये, एक बार इस ट्रिक को तुम याद कर लोगे ना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो ये अब तो चेंज हो गया है, चलो संविधान के मूल तत्व आ गए हैं, 2 पे आ गए हम चैप्टर पे। नागरिकता विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया गया था? तो नागरिकता विधेयक जो है वो कौन भौंक रहा है भाई दादा, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अब हालांकि ये आएगा नहीं क्योंकि उस टाइम का करंट था ये, तो इसलिए इतना पूछा गया है इसमें, अब इतना नहीं पूछने वाला ये। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के दायरे के बाहर है? तो कौन है? त्रिपुरा बाहर है, त्रिपुरा पे लागू नहीं होगा। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में ILP व्यवस्था लागू है। ठीक है, इनर लाइन परमिट लागू है, अर्थात यहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे? 19 के प्रावधान लागू नहीं होंगे 2019 के। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में नहीं होंगे, नागालैंड में नहीं होंगे, मिजोरम में नहीं होंगे और मणिपुर में नहीं होंगे। ठीक है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, असम, त्रिपुरा, इनको छोड़कर अन्य क्षेत्रों पर नागरिकता संशोधन लागू होंगे। ठीक, नागरिकता की बात किस भाग में आती है? तो भाग 2 में आती है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था।
निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। 5 से 11 में नागरिकता संबंधित आर्टिकल्स है, भाग 2 में इसकी बात की गई है। ठीक है, अब कौन कौन से आधार है जिसमें हम नागरिकता ग्रहण की जा सकती है? तो पहला, जन्म से आप यहाँ के हों। दूसरा, आपका वंश परंपरा द्वारा सीन हो, कुछ देशीयकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, या फिर भूमि का विस्तार द्वारा। ठीक है, अब देखो, संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है कौन सा? आर्टिकल 11। संसद की बात आ रही है कि अगर संसद कुछ भी कर सकती है तो ये वो आर्टिकल 11 में ही जाएगा। भारत में नागरिकता को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा कथन सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। हमारे ऐसा तो है नहीं कि यूपी की नागरिकता अलग है और आंध्र प्रदेश की नागरिकता अलग, ऐसा नहीं है। हमारे सारी सब जो पूरा भारत है, भारत की हमारी एक नागरिकता है। तो हमारे यहाँ क्या है? एकल नागरिकता है। ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एक ही नागरिकता है। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है कब? जब वो भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे, हाँ, या फिर वो स्वेच्छा से किसी और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, जैसे हमारे आजकल के बॉलीवुड करते हैं, बॉलीवुड के जो स्टार है वो करते हैं, है ना। अगर आप किसी से विवाह करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी नागरिकता खो जाएगी। या फिर आप सरकार की आलोचना करते हैं, मोदी जी की आलोचना तो देखो रोज कोई ना कोई करता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी, है ना। अगेन, संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं होगा? कौन नहीं होगा? जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। जाहिर बात, अगर आप एक बार पाकिस्तान के प्रवासी हो गए हैं तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर आप वहीं जाइए, है। आ जाओ, मूल अधिकार। निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? हाँ, तो देखो, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब तो है। बाकी निषेधाज्ञा का नहीं किया गया। ठीक है, एक तो इतना टफ, इतना क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं ना कि पूछो मत। इंजंक्शन, तो इंजंक्शन का इसमें यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक किया गया है। इसका जो उल्लेख है भाग 3 में है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता ही है। मूल अधिकारों का जो राज्य है उल्लंघन कर सकता है, मूल अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है। राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए इनको बनाया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आर्टिकल 32, अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं तो 226। ठीक है, कौन कौन सी याचिकाएं? देखिए, 5 तरह की हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार। मैं कहूँगी ना कि इसका एक बार इंग्लिश याद कर लो, क्योंककि हिंदी इतना रहता है ना कि समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है आखिर ये। ठीक है, भारत उच्चतम न्यायालय के किस मुकदमे में ये कहा गया कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला सकता? हमने पीछे पढ़ चुका है कि जो केशवानंद भारती मामला था उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं बदल सकते आप। ठीक है, एक मिनट, मूल अधिकार को सिद्धांत को 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकता है, तो इसमें केशवानंद भारती ठीक है, तो इन्होंने बी क्यों लिखा है? गोलकनाथ क्यों लिखा हुआ है? एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, ओके, केशवानंद भारती जो केरल मामला था 1973 में कहा गया था कि सरकार जो है संविधान में संशोधन केवल तभी कर सकती है जब तक कि उसके मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाए। ठीक है, जबकि गोलकनाथ ने ये कहा, 1967 में आया था गोलकनाथ में, उन्होंने कहा कि संसद मूल अधिकार के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदल सकती है। ठीक है, मूल अधिकार के सिद्धांत को। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किससे सिद्ध होता है? तो अस्पृश्यता के चलन से। हाँ, क्योंकि अपने सामाजिक असमानता है, तो आर्टिकल 17 की बारी आती है, उससे हमें क्लियर होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस एक को दिया जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को विश्व अनुदान आयोग की सहायता के लिए उसके लिए उनको श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों के परिवर्तन की बात अगर होगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों की होगा। देखो, आप सुप्रीम कोर्ट होगा तो 32 होगा और हाई कोर्ट होगा तो 226 होगा। ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए बार बार बताया ताकि आपको माइंड में चला जाए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो अवसर की समानता जो है वो सभी को नहीं है। अब मैं तुम्हें याद करा देती हूँ कैसे, कौन से हैं जो हमें है। सिर्फ भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल्स का उल्लेख है जो कि मौलिक अधिकार के लिए जाना जाता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कौन कौन से हैं यहाँ पे?
15, 16, 19, 29, 30, साथ में बोलो। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 में सिर्फ भारत के नागरिकों को अधिकार है। हाँ, जो भारत के नागरिक हैं सिर्फ उनको ये है, बाकी जो है बाकी दोनों को है, अपने यहाँ के और फॉरेनर्स को भी है। बाकी 15, 16, 19, 29, 30 जो है वो सिर्फ भारत को नागरिकों को प्राप्त है, बाकी नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अब बोल रहा था कि यहाँ पे जो कौन से सिर्फ इनको है, तो अवसर की समानता जो है सिर्फ हमें है 16 वाले में। हम अगर हम अवसर समानता सबको दे देंगे तो फिर वही है ना कि हम क्या खाएंगे फिर। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कौन है, वो आर्टिकल 19 में प्रेस स्वतंत्रता की बात करते हैं। 19(1) सब क्लॉज 1 काम है। कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है, शिशु के भी कोई अधिकार होते हैं, हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। तो कौन सा अधिकार नहीं है, प्रश्नकाल में अब अलग था, पर देखो आर्टिकल 202 आर्टिकल क्या है में आज क्या हो गया भगवान, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, तो हमारा शिक्षा का अधिकार है बच्चे को। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभी मैं बता कर आई हूँ कौन कौन से था, बताओ अभी लिखो, पीछे बता कर आया, अभी मैंने सारे याद कराए हैं, कौन कौन से थे फिर से बोलो, एक बार मेरे साथ बोलो। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ हमें प्राप्त है, ना कि विदेशियों को साथ साथ। तो इसमें अगर आएगा तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19, आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ हमें प्राप्त है। अगर हम उनको भी देते स्वतंत्रता दे देंगे तो फिर वही होगा, फिर से राज करने लगेंगे हमारे पे आके। मौलिक अधिकार संबंध में कौन सा कथन सही है, देखो आर्टिकल 19(1) जी भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने की अधिकार देता है। किसी भी पेशा, कोई भी पेशा, इस पर टिक मारा करो क्योंकि हमेशा गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के लिए सुरक्षित करता है, अधिकार देता है उनको। और इसके अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप शराब बेचते हैं तो ऐसा कोई मौलिक अधिकार आपको नहीं दिया गया है ना कि आप चरस बेचना शुरू कर देते। अभी तुम देखो ना छोटी छोटी दुकानों में छुप छुप के वो सब बेचते हैं, चरस गांजा वांजा। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे कुछ बिकता भी होगा, पर वहाँ बिकता है, यही बिकता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 21। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। तो ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है, ऐसा कहा गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, अब अगर आओ फटाक से, विधिक समक समानता क्या है, आर्टिकल 14, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16, अस्पृश्यता का अंत 17, शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21A, उपाधियों का अंत आर्टिकल 18। ठीक है, मूल अधिकार कौन सा नहीं है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मूल अधिकार नहीं है ना। बाकी सब तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून से समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे हैं। बाकी ये जो तुम्हारा है ये नहीं है। ये किस में आता है, तुम्हारे DPSP में आता है, ये भाग 4 में 39 घ में आता है। ये किस में आता है, भाग 4 के 39 घ में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। ऐसा कौन सा है जो मूल अधिकार के कार्यों को स्थगित कर सकते हैं, तो आर्टिकल 359 के तहत वो 20 और 21 के अतिरिक्त मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 59 क्या कहता है, आर्टिकल 59 के तहत आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन प्रावधान है। ठीक है, खाली 20 और 21 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो स्थगित किए जा सकते हैं। आगे इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बार बार देखा क्योंकि एज इट इज कभी आ जाता है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। हाँ ठीक है, क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिकल 21A में सभी बच्चों को निःशुल्क प्रावधान है शिक्षा का, पर अब बोलते कौन सी एज तक, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। लग सकता है तुम्हें 3 से 18 हो, 5 से 18 हो, पर नहीं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को है। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 2002 में पारित किया गया था। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। हाँ सही है, क्योंकि जो होता नहीं कि ये मत छू, हमारे लोटे का पानी मत पियो, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं किया, तुमने ये छू लिया, कुएं के छू लिया, दुनिया भर के तो नाटक थे। तो
अब ये तो धार्मिक से कहीं ना कहीं रिलेट करता ही था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, क्योंकि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो कथन तो सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम क्योंकि लगाओगे अगर तो इसको ये रिलेट नहीं कर रहा है। अब 30(1) में क्या कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना या फिर प्रशासन करने का अधिकार होगा, अर्थात केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब है? टू हैव द बॉडी ऑफ। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। प्रतिषेध का मतलब क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी। अधिकार परीक्षा मतलब आपने किस अथॉरिटी से किया है, बाय व्हाट अथॉरिटी। बंदी प्रत्यक्ष के मतलब आप बंदे को प्रत्यक्ष करिए, आप सामने लाइए, आप बॉडी उसको लेकर आइए। मतलब बॉडी का मतलब मरा नहीं, बंदे को आप लेकर आइए, ऐसा। हाँ, व्यक्ति को लेकर आइए। मैं भी क्या बंदा बंदा कर रही हूँ तो कौन सा मेरे नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 ठीक है। बट बी वाला सही नहीं है, क्योंकि जो गिरफ्तारी वाला सीन है वो आर्टिकल 22 में आता है, ना कि 23 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अधिकार अधीन केवल भारत के नागरिकों को है ये अधिकार प्राप्त है किसे? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार है। ठीक है, मैंने कहा था ना 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि सबको। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 नहीं है। ठीक है। 14 विधि के समक्ष समानता। 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में क्या है? दैहिक स्वतंत्रता है आपको। 21A में शिक्षा का अधिकार है। 22 में क्या है? अगर कुछ दिशाओं में आपकी गिरफ्तारी हो रही है तो उसमें आपको संरक्षण मिलेगा। 23 में क्या है? मानव का दुर्व्यापार और बालाश्रम से संबंधित है। 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालक को आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को देख रहे हैं, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, छोटा है, तो आप मना कर सकते हैं, आप घर में बर्तन धुलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको उसमें। 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है आपको। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता है। 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको फोर्स किया जाए कि आप उसमें उपस्थित होइए, है ना। कौन भारत संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? कौन नहीं है? तो विरोध का अधिकार। विरोध का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब तो है ही। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता जो है वो संविधान में प्रत्याभूत है। मतलब कहने का ये है कि DPSP में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की प्राप्ति के लक्ष्य के अतिरिक्त मूल अधिकारों में भी 14 से 18 तक उल्लेखित है सामाजिक समानता। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है। कौन? तो आर्टिकल 16(1) और 16(2). कौन कौन? 16(1) और 16(2). नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 के किस खंड द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? आर्टिकल 16 में किस में है? तो आर्टिकल 16 के खंड 4 में है। कहाँ पे है? खंड 4 में है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, इसके बारे में तो सही नहीं है। तो जो देखो तुम यहाँ पे कि राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये सही नहीं है। आप देखेंगे कि हमें जो विद्या के मामले में, जो एजुकेशन के मामले में है, या फिर कोई सैनिक विशिष्टता है, उससे उपाधि आप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो अगर आपको सेना से कुछ मिल रहा है, सेना से रिलेटेड, या फिर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं, बाकी कोई और नहीं ले सकते हैं। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास से किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि से राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं स्वीकार कर सकता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, अगर आपको उपाधि भी लेनी तो फिर आप नहीं ले सकते ऐसे केसेस में।
समानता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया। इसके अंदर कौन कौन आता है? तो डी सभी। कौन कौन से? विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार के भेदभाव से आपको प्रोटेक्शन दी गई है, शिक्षा संस्थानों के और सरकारी पदों पर समाज के दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण है। ये तो सब भुक्तभोगी है इस चीज़ के लिए, तो है ना। आर्टिकल 14 जिसका तात्पर्य क्या है? 2, 3, 4 कौन कौन सा? न्यायपालिका तक पहुंचने का समान अधिकार है आपको, ठीक है। समान अधिकार के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाना। अगर आपने सेम अपराध किए हैं तो आपको कोई अलग दंड नहीं दिया जाएगा, या फिर आपको उससे हाई दंड नहीं दिया जाएगा। कानून के समक्ष जाति और वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना, ये भी ठीक है। किसी को स्वैच्छिक रूप से जीवन से वंचित ना करना, ऐसा 14 में नहीं कहा गया है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन कौन से हैं? तो 19 से लेकर 29 तक। ये तो इजी था। अब 19(1)(d) को मिलाकर 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या मिलता है? तो विदेशी यात्रा करने का अधिकार आपको प्राप्त होता है, ठीक है। निवारक निरोध के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको कि निवारक निरोध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये सी 1 और 2 दोनों सही हैं। कौन कौन से थे? ये अनुच्छेद 22 से संबंधित है, ठीक है। एक बार में सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 माह तक रोक सकती है। ये पूछा जाता है कि 1 माह तक, 2 माह तक, 6 माह तक, तो 3 माह तक आप रोक सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब तक सलाहकार परिषद ये प्रतिवेदन ना दे दे कि निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, सलाहकार परिषद का गठन ऐसे व्यक्तियों से होगा जो या तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है? आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का बलाश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसमें आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम को प्रतिषेध करता है। अब देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। आप जहाँ भी देखें आप उसका विरोध कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कौन कौन से प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो 1, 2, 3 तीनों किए गए हैं। कौन कौन से? धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको। सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। हाँ, तो सिख रखते नहीं, छोटी सी तलवार रखते हैं कॉर्नर पे, तो वो आप रख सकते हैं। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, ठीक है। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। ये तो फिर आप तो लव जिहाद वाला काम हो गया था, जिहाद वाला काम हो गया, ये नहीं कर सकते आप। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजल के मुकदमे में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को किया गया था यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? अनुसूचित जनजाति के लिए स्त्रियों बच्चों के लिए विशेष अधिकार प्रावधान करने का दिया गया था। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार ऐसा है जो मौलिक अधिकार है, ठीक है। मैंने बताया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में बनाया गया था। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, और इसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण संबंधित है? तो अनुच्छेद 29, ठीक है। अनुच्छेद 32 डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा संविधान की, ठीक है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं? हाँ, सही व्याख्या कर रहा है, तभी तो ना संविधान की आत्मा कहा है इन्होंने। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, ये तो पता है सबको। अगर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होता तो हम दोनों मारते, बट यहाँ पे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मारेंगे। नहीं तो 32 और 226 मैंने कहा ना, दोनों हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? पहले मौलिक अधिकार था, पर अब ये वैधानिक अधिकार है ना। पहले ये मौलिक अधिकार था, पर अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसको निकाल करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकती है ना। लोकसभा नहीं कर सकती, राज्यसभा नहीं, संसद दोनों मिलकर करेंगे जो भी करेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है दोनों सदनों द्वारा पृथक विशेष बहुमत, अगेन यहाँ पे विशेष बहुमत साधारण बहुमत, तो विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 से होना चाहिए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो ऐसा किसने बोला? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। किसने बोला? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 11 न्यायाधीशों की पीठ थी 1967 में। अच्छा देखो, गोलकनाथ और केशवानंद सबके डेट भी आती है ना, तो इसको आप याद रखना। आई एम सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये तो डीपीएस में बात की गई 39 में, पीछे भी पढ़ के आए हम लोग। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। हाँ, किसे? संसद को है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित संदर्भ में सुसंगत है किसे? तो संविधान के केवल भाग 3 और 4 में। आ जाओ। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य से सम्मिलित नहीं है, राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज, इसको सम्मिलित नहीं किया गया। बाकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय जीवन बीमा निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ये है। अब देखो इसका मैं पूरा पढ़ देती हूँ उसको एक बार। एक राष्ट्र बनाम भारत संघ AIR 1988 के बाद में निश्चय किया गया कि सांविधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है। सांविधानिक और जो संसदीय अध्ययन संस्थान है वो राज्य नहीं है, ये एक स्वैच्छिक संस्था है। कैसी संस्था है? स्वैच्छिक संस्था है। इस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण नहीं होगा। बाकी ये जो है तुम्हारा राज्य नहीं। इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, ये तुम्हारा नहीं होगा। आर्टिकल 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार निम्नलिखित में किसके विरुद्ध है? तो उपरोक्त सभी के विरुद्ध है। कौन कौन सा? कार्यपालिका, प्रक्रियात्मक विधि और अधिष्ठायी। देखो ये रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लिष्ट भी है और लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें। एक मिनट में पानी पी लूँ। अगेन, अगर SC/ST के आरक्षण की बात हो रही है तो आरक्षण संबंधित कौन सा है? तो आरक्षण संबंधित है 15 का 4। हाँ, 15 का 3, 15 का 2 नहीं, 15 का 4। 15 का 4 SC/ST के पक्ष में स्थानों का आरक्षण है, तो 15 के 4 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, कौन सम्मिलित नहीं है? सही और नहीं में गोला बनाएं, क्वेश्चन गलत होने से बचाएं। वेंकटरमन बनाम मैसूर राज्य में जो न्यायालय ने विवाद दिया था, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मंदिर दिन रात पूजा करने के लिए खुला रहेगा, है ना। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता। वेंकटरमन बनाम इसमें, हालांकि अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, बट मूड है। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋतु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की गई थी। PCS 2000 का क्वेश्चन है। हाँ, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ में हुई थी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 को नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त हो। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि लॉ से तात्पर्य है विधायिका द्वारा पारित विधि से नहीं, वरन ऐसी विधि से है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किस याचिका के माध्यम से है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 रिटें हैं, मैंने बताया था 5 रिटें हैं। कौन कौन सी रिटें हैं अभी पीछे बता कर आए, कमेंट्स में लिखो, सारी 5 रिटों का नाम लिखो फटाफट से, अभी तुरंत लिखो, वीडियो रोको और सारी 5 रिटों का नाम लिखो अगर याद है तो, बिना चीटिंग किए। किस न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में ही अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप बेशक जाइए और दोनों में ही आप कर सकते हैं। लोक पद के अनुचित ग्रहर्षा का सुधार निम्न में से किस रिट के द्वारा किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ है प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा। किस अधिकार से आपने ये किया ऐसा करके। ठीक है, ये किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण से रोकता है। कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता?
तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने बताया था ना, अगर आपातकाल में लगता है तो 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आप निलंबित नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। कुल मूल अधिकार सशस्त्र सेना का सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? तो संसद को है। मैंडामस मतलब परमादेश। याचिका में मैंडामस क्या है? तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को, किसको देते हैं? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको जारी किया जाता है, तो ये सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, अगेन आ जाओ, मैचिंग खेलते हैं इसमें। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, पता है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया जा रहा है? 19 में दिया जा रहा है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 में है और संवैधानिक उपचार 32 में है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसकी न्यायिक व्याख्या हो सकती है, उसके अधीन है। ठीक है। भारत संविधान के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के निमित्त में कौन अध्यक्ष थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो तुम्हारे, अब BN राव मत मार के चले आना इसमें, ये वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सारी समितियाँ देख लो। संचालन समिति के हैं तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद, आवास समिति के हैं पट्टाभी सीतारमैया, राज्य संबंधित समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू हैं, अल्पसंख्यक समिति में पटेल है, प्रारूप समिति में अम्बेडकर है और अल्पसंख्यकों की उप समिति जो है उसमें HC मुखर्जी है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत बार, इसे मत भूलना। ठीक है। आवास में देखो पट्टाभी सीतारमैया है। ऐसा कर लो कि माता सीता आवास में रहती थी। हाँ, ये खाली याद कराने के लिए और कुछ नहीं है। माता सीता आवास में रहती थी। संचालन कौन कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और राज्यों की बात हो रही है तो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही आ गया। अल्पसंख्यक की बात है तो पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और प्रारूप समिति के तो इजी है, अम्बेडकर है। ठीक है। आज और DPSP का खत्म करते हैं। किसने कहा था कि DPSP तो पूर्ण आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र है? जो पूर्ण आत्मा है उन लोगों की पवित्र आकांक्षा है। ऐसा किसने कहा है DPSP को? तो ऐसा कहा है तुम्हारा B, KC वीर ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। और ये वाला कहा तुम्हारा आइवर जेनिंग्स ने। अच्छा, ये इनके चारों के तुम याद कर लेना है ना, चारों घूम फिर के आते ही हैं। तो DPSP को इन्होंने कहा, आइवर जेनिंग्स ने कहा कि पूर्ण आत्माओं की आकांक्षा मात्र है। KC वीर ने कहा कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है। और ग्रेनविल ने क्या कहा कि DPSP जो है वो निदेशक तत्व और अधिकारों के संविधान की मूल आत्मा है। इनका घूम फिर के आता ही है किसने क्या कहा। ठीक है। समान नागरिक संहिता का प्रचलन कहाँ पे है? तो गोवा में है। गोवा में हमेशा से ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे समान नागरिक संहिता का प्रचलन है। कौन से केवल ऐसा राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता है? गोवा अगेन। DPSP तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को निश्चित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे? तो आर्टिकल 43(1)A में, आर्टिकल 43A ऐसा है जिसमें ये निर्धारित किया गया है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता तो सुनिश्चित करेंगे। और ऐसा किसमें? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ क्या यार? अगर तुम्हें ऐसा लगे ना मुझे बताना, मुझे मैं थोड़ा फिर धीरे बोलूँगी। मुझे लगता है ना जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए ताकि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ सकें। क्योंकि जिनका BPSC है ना उनको एक बार पॉलिटी देख के जाना चाहिए। आ जाओ, DPSP हो रहा है तो इधर आर्टिकल्स हैं। राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कौन? आर्टिकल 38। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, आर्टिकल 39। सहकारी समितियों की बात होगी तो 43B, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, आर्टिकल 51। किस राज्य में DPSP तत्वों का वर्णन है? तो तुम्हारा आर्टिकल 4 में, सॉरी भाग 4 में, भाग 4 में DPSP है। ठीक है। किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो C और A और B दोनों में। मूल कर्तव्य में बात हुई है ये वाली और DPSP में भी है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। देखो, 42वें संविधान संशोधन 48A के अनुसार देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा, जबकि अनुच्छेद 51AG के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सब आ रहे हैं, तो इनका DPSP हो गया
और मौलिक कर्तव्य दोनों में ही, ठीक है, सम्मिलित किया गया है क्या, ए और डी दोनों, प्रस्तावना में और राज्यों के निर्देशक तत्वों में, दोनों में ही। इसे आयरिश संविधान से लिया गया था, डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया था, इसे यहाँ पे आयरिश लिखा हुआ है, दोनों एक ही हैं। डीपीएसपी के तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, तो उपयुक्त सभी। अगर आप डीपीएसपी का अध्ययन कर रहे हैं तो उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी, भौतिकतावादी, ठीक है, उदार भौतिकतावादी। जो गांव पंचायत वाला आता है ना, उसमें गांधी जी के पक्ष में है। ऐसे करते करते आप 3 चीज़ में बांट सकते हैं उसको। कौन, डीपीएसपी सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, हाँ है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी है। बट अगर आप धार्मिक राज्य की स्थापना करने की बात करेंगे तो नहीं है। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 51 तक भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सुनिश्चित करता है, डीपीएसपी सुनिश्चित करता है। किसमें, आर्टिकल 39 घ में। देखो बहुत बार आ चुका है यार, 39 डी में आता है ये चीज़, ठीक है। कौन से निर्देशक तत्व हैं, कौन से डीपीएसपी है, तो समान कानून संहिता है। प्रेस स्वतंत्रता जो तुम्हारा आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता तुम्हारा मौलिक अधिकार हो गया। विधि की समक्ष समानता तुम्हारा मौलिक अधिकार हो गया। डीपीएसपी के सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। तो सी, केवल एक, मग निषेध। बाकी तुम्हारा देखो, ये फैक्ट्रियों में काम करने वाला तो तुम्हारा फंडामेंटल है, बेकार वाले फंडामेंटल है, अस्पृश्यता वाला भी फंडामेंटल राइट है। तो खाली तुम्हारा ये वाला जो है एक, वो तुम्हारा डीपीएसपी भाग 4 में 36 से 51 तक। बार बार मैं इसलिए बना रही हूँ ना ताकि तुम्हें याद हो वो चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो सूचना का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार है, ना कि हमारा डीपीएसपी है, ठीक है। अब देखो, मग निषेध की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 47 में की गई है। काम का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 में है। समान कार्य तो समान वेतन की बात हो रही है, तो आर्टिकल 39 डी में है, ठीक है। काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है, तो तुम्हारा डीपीएसपी में पाया जाता है, पीछे बताकर है अनुच्छेद 41 में। डीपीएसपी सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं है। बाकी निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु ना प्राप्त कर ले तब तक, ठीक है। आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45 में, ठीक है। डीपीएसपी में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन, सबको पता है कि आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट है ये। अगेन सम्मिलित नहीं है, तो राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये तुम्हारा नहीं है, आर्टिकल 16 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट आता है ये। और बाकी सब तो ये ठीक है। भारत संविधान में कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो डीपीएसपी है। आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का सीन है इसमें। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 40, गांधीवादी बताया था ना मैंने ऊपर भी, तो गांधीवादी वाले में आर्टिकल 40 से ही आएगा। तो आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था की गठन की बात की गई थी, ठीक है। और ये गांधी दर्शन के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। डीपीएसपी सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। डीपीएसपी सिद्धांत जो है वो धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि वे राज्य को कोई भी विधायिनी शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। हाँ, तो ए सही आर गलत है। क्यों, कैसे, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल भाग 4 में अनुच्छेद 37 की, तो जो डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ऐसी बात की गई है ना। परंतु राज्य जो है इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, आप बाध्य नहीं कर सकते हो इनको, ठीक है। अतः एक प्रकार से धर्मोपदेश के समान है, फिर भी डीपीएसपी राज्य को विधायिनी शक्ति मानते हैं, क्योंकि तुमने यह देखा होगा ना कि आर्टिकल्स में ऐड होते हैं, हमने निकाल कर फिर कुछ ऐड भी किए, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है इसको, ठीक।
डीपीएसपी जैसे अभी देखो, अभी वाली जैसे हमारी ग्राम पंचायत वाला सीन था, समान नागरिक संहिता वाला सीन है, तो अब तो हम लागू कर रहे हैं ना उसको, कोशिश कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, जैसे भी ठीक है। भारतीय संविधान में डीपीएसपी सिद्धांत की वास्तविक प्रकृति बतानी है, तो कौन कौन सी है कि देश के मूलभूत महत्व हैं, ठीक है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं जा सकते कि भैया सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं आप और आप उनसे बोले कि आप इसे लागू करिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण का सम्मान करें। अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो आपको डीपीएसपी का ख्याल करके लॉ बनाना चाहिए, अगर हो सकता है तो उसमें भी आप कुछ चीज़ें ले सकते हैं उससे। डीपीएसपी सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है केवल अनुच्छेद 39 से 7 तक, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है कि डीपीएसपी सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है? तो आर्टिकल 38 जो है वो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी है। कैसे? इसमें बोला गया है कि राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के साथ साथ प्रतिष्ठा, सुविधा, अवसरों की आर्थिक समानता को स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इसलिए हम इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज का कथन करके पुष्ट करते हैं। कौन सा कथन गलत है? ए और डी दोनों। मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऐसा कुछ नहीं है। डी 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 10 कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बात की गई 10 कर्तव्यों की बात 10 संख्या है, किंतु हमने 86वें संविधान पीछे पढ़ा था सन 2002 में, शिक्षा को ऐड कर दिया, तो अब संख्या जो होगी मौलिक कर्तव्यों की वो 11 होगी, ना कि 10 है। किसने डीपीएसपी को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो केटी शाह ने ऐसा कहा, ठीक है, कि इसका जो भुगतान है वो बैंक की निर्भरता, ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान जो है वो बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा? उन्होंने ऐसा कहा कि डीपीएसपी जो है वो तत्व संविधान की आत्मा है, ठीक है, जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो आर्टिकल 43 में मनरेगा कार्यक्रम जो है ना वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। अब जैसे देखो हमने मनरेगा को ही लागू किया, तो इसलिए हम डीपीएसपी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। चलो डीपीएसपी खत्म होने वाला है, हम खत्म ही करते हैं इसको फटाफट। कौन सा नीति तत्व अभी भी कार्यान्वित नहीं किया गया है? तो मग निषेध का कार्यान्वयन, अगर जिस दिन ये लागू हो गया उस दिन तो पता नहीं क्या होगा। तो जो मग निषेध का कार्यान्वयन है वो अभी भी लागू नहीं किया गया है। अब बिहार में तो लागू किया गया, आप तो देख ही रहे हैं खाली बिहार वालों को नहीं पता ये बात कि दारू बैन है, बाकी सबको पता है। कोई जाके बताओ बिहार में कि बिहार में दारू बैन है। डीपीएसपी सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? तो वयस्क शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं कही, हमारे बारे में कोई बात ही नहीं करता है, क्या करें हम लोग, बताओ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बाद में कौन सा जोड़ा गया है? तो मुफ्त कानूनी शिक्षा जो है, फ्री लीगल एड जो है 39 का में, 39 का और घा में कंफ्यूज मत होना, 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी आपको। इसमें कई टर्म्स आते हैं, ऐसा नहीं सबको दी जाएगी, कई टर्म्स हैं। 42वें संविधान संशोधन में क्या कौन कौन से जोड़े गए थे? तो 1, 2, 3 कौन कौन से? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, पर्यावरण की रक्षा, उद्योग के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी, ये तुम्हारे तीनों जोड़े गए, ठीक है। आय और ओहदों की असमानता को कम करना, ऐसा नहीं जोड़ा गया था, खाली 3 थे। कौन कौन से तुम देख लो। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 48 का पर्यावरण संरक्षण, और भाग 4 का 141 का 139 का 144 का 226 का 228 का, इतने जोड़े गए थे, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य हमें लगता है यहीं पे हमें रोकना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे साथ साथ अपना PYQ ख़त्म करें, ताकि अंत तक आते आते आप पे बर्डन ना रहे कि आप मुझे ये भी पढ़ना है। क्योंकि देखो अंत में तुम्हारे पास करंट अफेयर्स भी रहेगा पढ़ने के लिए, हाँ, बजट भी रहेगा पढ़ने के लिए, आर्थिक सर्वे भी तुम्हें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ लोगे तो भाई तुम अंत में फिर तुम्हारा मिनरल रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट। अब तुम कहोगे मेरा तो PYQ भी नहीं हुआ है, तो तुम फिर बैठे रहना, मेरे से मत कहना कि फिर क्यों नहीं हुआ। इसीलिए जब तक 6 दिसंबर आए तुम अक्टूबर तक सारा ख़त्म करके रख दो, और अक्टूबर तक तुम्हारा 2 से 3 बार PYQ ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर तुम सितंबर तक किसी कोचिंग कैसी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, और खूब टेस्ट सीरीज लगाओ, और ऐसा नहीं कि हर जगह की ज्वाइन करो, एक जगह की ज्वाइन करो और उसको बार बार रिपीट करो। जैसे तुमने पेपर देखे तुम आ गए, टेस्ट सीरीज तुम देकर आ गए, तो छोड़ नहीं देना उसको। अब तुम देखो कहाँ गलत हुआ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन को बार बार रिवाइज करो, हाँ,
ये होता है पैटर्न टेस्ट सीरीज देने का। ये नहीं आप ज्वाइन करके आके फेंक के चल दिए, नहीं। पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले भी एटलीस्ट आपको PYQ करके जाना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखो।